बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान से आने वाली 2-3 जो बड़ी ख़बरें हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में आज की तारीख़ में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला हुआ है। आज डेरा इस्माइल ख़ान के एक इलाके में, दराबंद के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया है और इस दहशतगर्दी के हमले में कोई 23 के करीब पाकिस्तान के पाक फ़ौज के जो अहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल ख़ान में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट थी जहां पर इमारत थी, वहां पर एक बारूद से भरी हुई गाड़ी को उस इमारत के ऊपर टकरा दिया, जिससे ये काफ़ी बड़ा जानी नुकसान पाकिस्तान की फ़ौज को पहुंचा है। और फिर जब इसके बाद एक ऑपरेशन पाकिस्तान की फ़ौज ने शुरू किया है तो उसमें कुछ 27 के करीब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उन इतलात के मुताबिक पिछले एक महीने के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें अच्छा खासा इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है और यौमिया दहशतगर्दी के 2 से भी बल्कि ज़्यादा एक ही दिन में हमले हो रहे हैं। और सिर्फ नवंबर के महीने में कोई 63 के करीब दहशतगर्दी के हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। दिसंबर का जो ये अब डेरा इस्माइल ख़ान का अटैक हुआ है ये सबसे बदतरीन अटैक था और ये एक ऐसे वक्त पर हुआ है कि जब पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त दौरा अमेरिका पर हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो गुज़िश्ता कई सालों से एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका कोई ख़ात्मा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम नहीं है कि वो किस दुश्मन के साथ फ़ौज लड़ रही है। कोई एक इलाका नहीं है, कोई एक मुख्तस शुदा टाइम फ्रेम नहीं है कि ये जंग कब ख़त्म होगी। कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले बलूचिस्तान में होते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं और जो पंजाब के कुछ अजला हैं वहाँ पर भी दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं। अगरचे जो बड़े शहर हैं जिनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यहाँ पर कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि दहशतगर्दी के हमलों में मुसलसल इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी ख़दशा है कि हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जाए और ये कार्रवाइयाँ जो है पाकिस्तान की फ़ौज को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मज़ीद तेज़ करना होगी, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की हमले हो रहे हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद दहशतगर्द हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस रही हैं। तो ये दहशतगर्दी का जो मामला है दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल मसला है और इसका कोई फ़ौरी तौर पर हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें कि वज़ारत दाखिला ने और ख़ुद वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की मीडिया पे आकर ये कहा कि दहशतगर्दी के हमलों में इजाफ़ा हो रहा है और एक थ्रेट दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान को, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हैं। JUI इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से किसी भी जगह पर कोई बड़ी इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही। पिछले हफ्ते 10 रोज़ के दौरान सिर्फ JUI फे ने सखर लाड़काना में 2 जलसे किए हैं और मुल्तान और बहावलपुर में 2 जलसे किए हैं, लेकिन 2 जो सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर JUI की कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चल रही। तो दोनों जो सूबे हैं वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और दहशतगर्दी का ये क्या हल है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है इसमें कितना मज़ीद पाकिस्तान को नुकसान होगा, कब ये जंग ख़त्म होगी, फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दूसरी ख़बर दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस से भी बिल्कुल बरी कर दिया है।
اور جب وہ ستمبر میں پاکستان میں آئے تھے تو یہی پیش گوئی کی جا رہی تھی اور یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا، بلکہ کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ دونوں جو ریفرنسز ہیں العزیزیہ کا اور دوسرا ایون فیلڈ والا، اس میں نواز شریف بری ہوں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک شیڈول جاری کرے گا آئندہ انتخابات کے لیے، اور پھر جو انتخابات کی سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہوں گی۔ لیکن نواز شریف اور نواز شریف کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی کیسز تھے وہ بالکل سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے تھے، اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ایک مفروضے کی بنیاد پر، کیونکہ جو جے آئی ٹی اس وقت بنائی گئی تھی پاناما کیسز کے حوالے سے، اس نے مفروضے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا تھا، اور جب نااہل کیا تھا تو وہ بھی ایک پلان کے تحت، بلکہ پری پلان کے تحت نواز شریف کو ایک فکسڈ میچ کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اور پھر اسی فکسڈ میچ کے ذریعے عمران خان کو اس حکومت میں لایا گیا۔ لیکن اب پھر وہی ایک فکسڈ میچ ہے جو ابھی تک جاری ہے، اور اسی فکسڈ میچ کے تحت نواز شریف کو واپس پاکستان لایا گیا ہے، ان کے مقدمات کو ختم کیا گیا ہے۔ تو فکسڈ میچ سیاست میں بھی جاری ہے۔ یہ فکسڈ میچ کب ختم ہوگا، یا اسی طرح امپائر بدلتا رہے گا، فکسڈ میچ اسی طرح جاری رہے گا، یہ اب پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کب تک اس طرح فکسڈ میچ کے ذریعے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے لوگوں کے جو ووٹ ہیں اس کے اوپر اس طرح کا ایک ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ کیونکہ جو نواز شریف کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے، شفاف انتخابات ہونے چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ نواز شریف جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا بیانیہ بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اب وہ احتساب اور انتقام کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ نواز شریف جب 4 سال تک لندن میں رہے ہیں تو کبھی بھی انہوں نے ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شاید احتساب اور انتقام کی بات کریں۔ پھر جب آخری وقت پر پاکستان آنے لگے تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان آ گئے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کی الیکشن کمپین چل رہی ہے تو پھر وہ پرانی ٹون کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ احتساب اور انتقام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر اقتدار ملتا ہے تو جن کرداروں کے اوپر انہوں نے انگلی اٹھائی ہے ان کے خلاف کب کارروائی کرتے ہیں۔